स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस काम्बोज लक्ष्य ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड फिजिक्स के लिए, और यूपी बोर्ड फिजिक्स के लिए हमारा 8th लेक्चर है। हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था लेक्चर में, वो हमने डिस्कस किया था अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। अब हम अक्षीय और निरक्षीय स्थिति से ही रिलेटेड आज एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे किसी भी बिंदु पर। ठीक है, तो हेडिंग जो हमारी होगी, फर्स्ट हेडिंग होगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चले हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये -q और +q, ये -q और +q आवेशों से मिलकर बना एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये -q और +q आवेशों से मिलकर बना एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये इसका मिड पॉइंट O। तो अब तक हम क्या कर रहे थे कि या तो इसके वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ज्ञात कर रहे थे, या फिर इससे 90 डिग्री पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे। अक्ष पर जो निकाल रहे थे उसको हमने कहा था अक्षीय स्थिति। 90 डिग्री के एंगल पर जो हम निकाल रहे थे उसको कहा था हमने निरक्षीय स्थिति। हाँ, हम डिस्कस कर रहे हैं किसी एंगल पर। तो यहां से ये कोई बिंदु यहाँ कहीं भी कोई बिंदु दे सकता है, हम उस बिंदु पर फाइंड आउट करनी है। तो ये कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और जो इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से थीटा कोण पर है। कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। ये बिंदु P इससे कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। ठीक है, थीटा कोण पर है। आपको पता होना चाहिए ये आपके वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की दिशा है P, तो ये P की डायरेक्शन है। अब P की डायरेक्शन है, P की डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, तो ये P की डायरेक्शन हुई। अब P की डायरेक्शन जिसके साथ एंगल बनाएगी वो P की डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा आपका P cos थीटा, और इसी कंपोनेंट के एकदम परपेंडिकुलर मतलब लंबवत दूसरा कंपोनेंट होगा P sin थीटा। तो फिलहाल हम P को डिस्कस ना करके जब P को हम उसके घटकों में वियोजित कर लेते हैं तो हम उसके घटकों पर बात करते हैं। ठीक है, तो हमने इसके कंपोनेंट में इसको बदल लिया है, तो हम P को नहीं कहेंगे, हम लेंगे P cos थीटा और P sin थीटा को। इसको लेंगे P cos थीटा और P sin थीटा को। अब आपको पता होना चाहिए एक हमारे पास +q चार्ज है, एक -q चार्ज है। इन दो के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमें देखनी है क्या होगी। ठीक है, तो बिंदु P पर ठीक है, हमें देखनी है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, एक P cos थीटा कंपोनेंट के लिए और एक P sin थीटा कंपोनेंट के लिए। दो हमारे कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो यहां जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये होगी सेकंड चार्ज के लिए E2 और फर्स्ट चार्ज के लिए E1। फर्स्ट चार्ज के लिए कितनी होगी? E1, और सेकंड चार्ज के लिए E2। क्योंकि अक्षीय स्थिति की बात करें तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा ही वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में होती है, जबकि निरक्षीय स्थिति में उसके एकदम विपरीत दिशा में होती है। उसके एकदम विपरीत दिशा में होती है। तो एक इसके विपरीत दिशा में होगी और दूसरी इसी की ही दिशा में होनी है। एक इसके विपरीत दिशा में होगी, दूसरी इसके ही विपरीत दिशा में होनी है। और यह है इनका परिणामी E। ये क्या है? इनका परिणामी E। तो हम इस परिणामी E को फाइंड आउट करेंगे।
परिणामी ई को फाइंड आउट करेंगे कि ये ई क्या होगा इस पॉइंट पी पर। तो वही वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। और आप सभी को पता होना चाहिए जो ई का फॉर्मूला होता है, ई बराबर सभी ने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वायु या फिर निर्वात के लिए, ठीक है, ये होता है Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर, Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ से डिस्टेंस मुझे नहीं पता है तो यहाँ से जो हम डिस्टेंस लेंगे, सपोज ये इसका मिडिल पॉइंट है और टोटल डिस्टेंस 12 होती है, तो L डिस्टेंस ये होगी और L डिस्टेंस ये होगी, और यहाँ से जो उसकी डिस्टेंस है वो मैंने कंसीडर की है R। यहाँ से पॉइंट P की पॉइंट O से जो डिस्टेंस है वो कितनी कंसीडर की है मैंने, R। तो E इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, Q बाय R स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट के लिए देखेंगे और फिर सेकंड के लिए देखेंगे, ठीक है। बट ध्यान रखना है हमारी यहाँ पर दो पोजीशन है। कितनी पोजीशन है यहाँ पर, दो पोजीशन है। दो पोजीशन मतलब एक हमारी अक्षीय स्थिति के लिए बना हुआ है ये, और एक हमारा निरक्षीय स्थिति के लिए बना हुआ है। एक हमारा अक्षीय स्थिति के लिए है और दूसरा हमारा निरक्षीय स्थिति के लिए है। तो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारा E1 है वो इस लाइन पर है, OP पर, OP लाइन पर है, तो आपको पता होना चाहिए किसके लिए होगा, अक्षीय स्थिति के लिए। तब E1 अक्षीय स्थिति के लिए, E1 किसके लिए है, अक्षीय स्थिति के लिए। और लास्ट टाइम अक्षीय स्थिति के लिए आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकाली थी वो हमारे पास आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r³, ठीक है। वो थी हमारे पास, ठीक है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2p बाय r³। r डिस्टेंस से किससे, मिडिल पॉइंट से, जिस पॉइंट पर हम फाइंड आउट कर रहे थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहां से उसकी सेपरेशन डिस्टेंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें पता है किसके लिए है, वायु या फिर निर्वात के लिए, ठीक है। उसके बाद 2p, p इसका कंपोनेंट था, p इसके लिए वैद्युत द्विध्रुव था, पर अब p नहीं होगा। अब p का हमें कंपोनेंट देखना है जो अक्षीय स्थिति में है। अक्षीय स्थिति में p का कंपोनेंट कौन सा है, p cos थीटा। कौन सा है, p cos थीटा। सो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा 2p cos थीटा बाय r³, 2p cos थीटा बाय r³, ठीक है, 2p cos थीटा बाय r³, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो O से P की ओर। डायरेक्शन किधर होगी इसकी, O से P की ओर। अब दूसरा हमारा जो है वो है E2। दूसरा कौन सा है, E2, ये हुई इसकी डायरेक्शन O से P की ओर। दूसरा हम देख रहे हैं वो है हमारे पास E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट साइड है, मतलब ये किसके लिए है, ये आपकी है निरक्षीय स्थिति के लिए। तो जो E2 होगा वो बनेगा आपका निरक्षीय स्थिति के लिए। निरक्षीय स्थिति में आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रखी है, वो होती है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये P बाय r³। कितनी होती है, P बाय r³। कब, जब उसके लिए वैद्युत द्विध्रुव P था, पर यहाँ इसके लिए वैद्युत द्विध्रुव P नहीं होगा, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव कितना है, P sin थीटा, इसके एकदम लंबवत। तो P का कंपोनेंट कौन सा लेना है, P sin थीटा। यहाँ हमें ध्यान रखना है डाइपोल ना लेके डाइपोल के हमें कंपोनेंट से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो जाएगा E2 इज इक्वल्स टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये P ना होगा क्या होगा, P sin थीटा, और बाय में आएगा कितना, r³। कितना आएगा, r³। डायरेक्शन डिस्कस कर देते हैं। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसको कुछ नाम दे देंगे यहाँ से, ये OA, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी, A ऑलरेडी है पॉइंट, इस पॉइंट को हम C कह सकते हैं, वी कॉल्ड C, तो ये होगा OC की डायरेक्शन में। किधर होगा ये, OC की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है P पर परिणामी। देन
रिजल्टेंट एट पॉइंट P, देन फाइंड द रिजल्टेंट एट पॉइंट P। पॉइंट P पर हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, जिसका परिणामी है वो E है। तो परिणामी E है और परिणामी का एक घटक कौन सा है, E1, दूसरा कौन सा है, E2। आप ऑलरेडी कक्षा 11 में पढ़ चुके हो, आप सभी ने पढ़ा है। रिजल्टेंट R = होता है अंडर रूट वेक्टर A प्लस वेक्टर B का होल स्क्वायर। लास्ट टाइम आपने वेक्टर की डायरेक्शन से ऐसे पढ़ा था। सपोज ये वेक्टर A, ये वेक्टर B और ये इनका परिणामी वेक्टर R। तो हम इसी परिणामी वेक्टर को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से जो E होगा, E = होगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। कितना होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो यहां से E1 और E2 की वैल्यू हमें पुट कर दी है। तो E = होगा अंडर रूट E1 स्क्वायर, E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय r3। पुट करेंगे तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r3, 2p cos थीटा बाय r3, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो E2 की वैल्यू पुट करेंगे तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह है p साइन थीटा अपॉन r3 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, p का स्क्वायर, r का स्क्वायर, cos का स्क्वायर, पर कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है यहाँ से, वो कॉमन हम देख लेते हैं। जो एक जैसे मुखड़े हैं उन सबको कॉमन लेंगे, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो दोनों टर्म में है, उसके बाद p और r3 सेम दोनों टर्म में है। तो इस पूरे का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, जो बचेगा यहाँ से 2 और cos, इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से जो बचेगा वो साइन, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, सो ये आएगा यहां से बाहर। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, तो यहां से बाहर आएगा, होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय r3 और अंडर रूट में है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय r3, ठीक है। कैसे लिख सकते हो, ध्यान देंगे जरा, इसको हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यू नो, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, और ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। सो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय r3 अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये है आपकी वैद्युत द्विध्रुव के कारण से। किसके कारण से है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण से। ध्यान देंगे जरा, अगर इसी पॉइंट को लेके यहां से कहें कि अक्षीय स्थिति में कितनी होगी, तो अक्षीय स्थिति में आपको पता होना चाहिए, आप थीटा की वैल्यू 0 रख सकते हो। किसकी, थीटा की वैल्यू। तो अक्षीय स्थिति में यहां से आप अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थिति को फाइंड आउट कर सकते हो। अक्षीय स्थिति में कितनी होगी, तो हम कहेंगे थीटा = कितना होगा, 0। तो थीटा = 0 डिग्री रखोगे तो E एक्सियल पोजीशन पे आएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय r3, थीटा को 0 रखेंगे, cos 0 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 into 3 प्लस 1 4 को रूट से बाहर करेंगे 2, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r3। तो ये आई है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे, अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में हमेशा आपको एंगल रखना है, जो जिस पॉइंट पर हम
इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका वैद्युत द्विध्रुव से जो कोण रखना है अक्षीय स्थिति में वो हमेशा 0 डिग्री रखना है। ठीक है, ये उनके लिए क्वेश्चन है। अगर आपको डायरेक्ट अक्षीय स्थिति देता है तो आप अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला लगाओ, निरक्षीय स्थिति देता है निरक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला लगाओ, बाय द कोई स्थिति ना हो, कोई एंगल गिवन हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये यूज करेंगे। बाय द निरक्षीय स्थिति का है तो निरक्षीय स्थिति हमेशा वैद्युत द्विध्रुव से कितने एंगल पे होती है, लास्ट टाइम डायग्राम में देखना कितने एंगल पे होती है, 90 डिग्री पे। तो निरक्षीय के लिए थीटा इक्वल्स टू होगा 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री पुट करें, देन ई एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा को हम 0 पुट करेंगे, सॉरी 90 पुट करेंगे, 90 पुट करेंगे cos 90 0 0 इंटू 3 0 और 0 प्लस 1 1 1 को रूट से बाहर करेंगे तो 1 पे होता है आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे। किस पे होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, बाय द वे यहाँ से कहें कि ये जो ई है ये परिणामी यहाँ से कितने एंगल पे है, तो एंगल मुझे नहीं पता है, वी कॉल्ड अल्फा फाई EDC। ठीक है, यहां से हम एंगल को कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने एंगल जो लिया है, एंगल कितना लिया है, एंगल हमने जो लिया है वो लिया है एंगल अल्फा। किसका है, रिजल्टेंट का। किससे है, E1 से। आपको पता होना चाहिए जो E1 से यहां से एंगल इसका आपने अल्फा लिया है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये होगा आपका E cos अल्फा और इसके परपेंडिकुलर एकदम ये होगा आपका E sin अल्फा। कितना होगा E cos अल्फा और ये कितना होगा E sin अल्फा। ठीक है, E cos अल्फा और E sin अल्फा। आपने पढ़ा अभी E1 इज इक्वल्स टू आपके पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय आर क्यूब। ठीक है, E2 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आया था यहां से, यह था आपके पास p sin थीटा बाय आर क्यूब। ठीक है, वी कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। हम थोड़ा सा डायग्राम डेरिवेशन को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, आगे ले जाने का मतलब हम एंगल भी फाइंड आउट कर रहे हैं यहां से, तो डिवाइड करेंगे। नाउ इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड के अपॉन में फर्स्ट को रखेंगे तो जाएगा E2 अपॉन E1। यहां से कुछ टर्म जो एक जैसे हो कैंसिल होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, p कैंसिल होगा, आर क्यूब कैंसिल होगा, सो बचेगा यहां से साइन थीटा और यहां से कितना 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। अब E1 और E2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। E1 इसका कंपोनेंट कितना है E cos अल्फा और E2 का कंपोनेंट कितना है E sin अल्फा। किसके कंपोनेंट है, रिजल्टेंट के कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां से E2 की वैल्यू होगी E sin अल्फा और E1 की वैल्यू होगी E cos अल्फा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, ये टर्म आपकी चेंज हो जाएगी 10 में, तो जाएगा tan थीटा अपॉन 2, ई से ई कैंसिल होगा तो जाएगा यहां से tan अल्फा इज इक्वल्स टू ये होगा 1/2 tan थीटा। ये है आपका एंगल। बाय द वे कोई एंगल आपको दिया हो, ये कहा हो कि जो पॉइंट हमारा है वो 30 डिग्री पर, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो हमारा डाइपोल से 30 डिग्री पर है, तो आप वो थीटा लोगे। और जिस रिजल्टेंट का एंगल आपसे पूछता है, कहता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर ज्ञात करनी है वो वैद्युत क्षेत्र कितने डिग्री का एंगल पर होगा, तो आपको यहां से इसका एंगल रख के अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो ये एंगल होगा आपका रिजल्टेंट। ठीक है, और ये एंगल होगा आपका जो पॉइंट हम निकालते हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल से कितने एंगल पर है। वीडियो को बीच में पॉज करके नोट करते रहेंगे। ठीक है, कल जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम कल के लिए कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। किसमें रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में। ऐसे
ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा और ये बराबर दूरी पर है, इसका मतलब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर उस पर लगने वाला बल हम ज्ञात करेंगे। और तुम्हें पता है उसमें दो डायरेक्शन होंगी आपकी, एक माइनस क्यू पर और एक प्लस क्यू पर, तो उस पर लगने वाले हैं कपल। ठीक है, तो कपल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। कपल मतलब बलयुग्म, और बलयुग्म से ही हमेशा बनता आया है बलागुण, टॉर्क। ठीक है, तो ध्यान रहे। और एक बात और, जितना हो सके यूपी बोर्ड के बच्चों तक ये लेक्चर जरूर पहुंचाए। अगर आपको बार बार वीडियो को आपने देख लिया, दोबारा फिर जाओ और दोबारा से फिर स्टार्ट करो, दोबारा फिर देखो, दोबारा स्टार्ट करो फिर देखो, जब और बार बार जो मैंने डेरिवेशन कराया उसको कॉपी में करो। अटक गए अगर कहीं बीच में, दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करो फिर देख लो, दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करो फिर देख लो। कोई पॉइंट आपकी समझ में ना आया हो तो मेरे से पूछ ले। बाय द वे हो जाता है हमारे से पढ़ाते हुए कहीं पे मिस्टेक हो जाती है, तो वो जरूर हमें बता देवे कि सर आपने यहाँ 2 नहीं लिखा, आपने सर यहाँ 3 नहीं लिखा, तो वो जरूर हमें बता देवे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हालांकि मैं आज आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाने वाला था, फिर भी मैंने आज वीडियो आपके लिए बनाई। बट अगर आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से शेयर नहीं किया तो ध्यान रखना है मैं आगे से कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। कुछ डिस्टरबेंस हुआ था और तुम्हें पता ही है मेरे साथ अक्सर कर बहुत डिस्टरबेंस हो रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है, जितना हो सके आप इस वीडियो को बोर्ड क्लासेस के बच्चों के लिए सेंड करें। और एक बात का और ध्यान रखना है, लास्ट वीडियो मैंने सीबीएसई सिलेबस के लिए डाली थी, तो वो केवल वीडियो सीबीएसई सिलेबस की है। यूपी बोर्ड वाले उस पर कोई मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। सर हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस केवल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का चेंज हुआ है। यूपी बोर्ड वालों का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, जैसे ही होगा तुरंत से आपको वीडियो अपडेट हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहें।